तो हे गाइस एंड वेलकम टू किड्स कास्ट CBSE सिलेबस की वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th केमिस्ट्री का मैटर इन और सराउंडिंग्स। ये इस वीडियो में पूरा चैप्टर है, फुल चैप्टर है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर के हमने सबको एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है फॉर ईज ऑफ एक्सेस, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस में जाके ढूंढना ना पड़े। तो गाइस मैं बताऊं तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार आपने ये वीडियो देख ली और एक बार आपने चैप्टर रीड कर लिया तो आप इजीली इसके कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स मूव अहेड। तो हमारी सराउंडिंग्स में आपने देखा होगा कि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। ये फ्रूट्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, केमिकल्स, गैसेस, लिक्विड्स, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। एंड दे ऑल हैव डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट टेक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टोन को देखो तो एक स्टोन का साइज लिटरली बहुत छोटे से बहुत बड़ा भी हो सकता है। वेराज अगर आप उसको कंपेयर करो एक रॉक से, तो रॉक ऑलरेडी बिगर इन साइज होता है। तो दे हैव डिफरेंट साइजेस। सिमिलरली कुछ मटेरियल्स के या फिर कुछ चीज़ों के टेक्सचर्स या तो स्मूथ होते हैं, तो बाकी चीज़ों के टेक्सचर्स रफ होते हैं। तो हैंस we can say कि all of these things have different sizes and different textures. And लेकिन इन सभी चीज़ों को हम matter कहते हैं। Now what is matter? Well, matter is anything that occupies space and has mass. कोई भी चीज़ जो space occupy करती है और जिसका कोई material हो, जिसका कुछ mass हो, उसको हम मैटर कहते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो जितनी भी चीज़ें हैं, एनीथिंग यू कैन नेम ऑफ, जिसको भी आप नेम कर सकते हो वो चीज़ मैटर है। फ्रॉम प्लैनेट्स टू स्टार्स, ट्रीज, एनिमल्स, लिक्विड्स और फूड, केमिकल्स, एयर, स्टोन्स एंड इवन वी ह्यूमंस आर just matter। तो मैटर के ये एग्जाम्पल्स थे। Now scientists have evolved two types of classifications of matter based on physical nature and chemical nature। तो साइंटिस्ट ने two types of classifications निकाले हैं based on physical nature and chemical nature, but हम लकी हैं कि हमें बस physical nature पढ़ना है। So don't worry about chemical nature, क्योंकि ये हम लोग बाकी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। In this chapter we'll only study physical nature. Moving on, let's know about physical nature of matter. Matter is made up of particles. अब guys ये एक बहुत important sentence है, तो आप इसको literally अपने दिमाग में फ्रेम करा के रख लीजिए। Matter is made up of particles। तो जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं ये सब कुछ यूनिट्स से बनी है जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं। एंड नाउ पार्टिकल्स की डेफिनेशन है कि पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मैटर। इन द सेंस पार्टिकल्स की ना कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है या फिर कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है। Particles can be atoms as well, or they can be molecules, or they can be both, or they can also be smaller units of matter. Now एक activity करते हैं and don't get bored। बहुत easy activity है and interesting भी है। तो take a glass beaker filled with water। एक glass beaker ले लीजिए जिसमें आपने water fill किया है। Now mark the water level on the beaker। जो
आपने ग्लास बीकर लिया जिसमें वाटर है, वहाँ पे आप वाटर लेवल या तो मार्क कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए. नाउ ऐड सम सॉल्ट इन द बीकर एंड डिजॉल्व इट. आप थोड़ा सा सॉल्ट लेके ना सॉल्ट के क्रिस्टल्स को वाटर में डिजॉल्व कर दो. आप स्टिर कर सकते हो ताकि वो और अच्छे से डिजॉल्व हो जाए. नाउ यू विल see two things. There is no change in water level as well as the visible salt disappears. अब water level में कोई change आया ही नहीं, जबकि हमने इस water में हमने salt भी डाला था, तब भी इस water level में there is no change. And जो salt हमने डाला था, now we cannot see it. It is invisible. That is कि जैसे कि वो सॉल्ट कहीं डिसअपेयर हो गया. नाउ ये कैसे हो सकता है? वेल, इसका आंसर थर्ड स्टेटमेंट में है कि द सॉल्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. वाटर लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द सॉल्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड द स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स. वो जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है ना, उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, जिसकी वजह से ना ही तो वाटर लेवल राइज हुआ, ना ही वाटर की वॉल्यूम राइज हुई. एंड विजिबल सॉल्ट डिसअपेयर्स. ये क्यों हुआ? वेल, इसका आंसर यही है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, एंड जब ये सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, they are almost invisible to see. So hence we can conclude two things from this activity. पहला है कि matter is made up of particles, and दूसरा है कि particles of matter have spaces between them. वैसे हमने अब ये तो जान लिया कि matter is made up of particles. लेकिन ये जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? आर दे दिस स्मॉल या फिर और कितने स्मॉल हैं, और कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स? हमें ये कंपेयर करना है. तो इसके लिए हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे, एंड ये एक्टिविटी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो स्टे ट्यून्ड. टेक अ ग्लास बीकर फिल्ड विद 100 milliliters of water. Now, अब इस water beaker में ना add 2 to 3 crystals of potassium permanganate. ये crystallized form में आता है, तो आप इसके 2 to 3 crystals आप इस water beaker में डाल दीजिए, potassium permanganate. Now dissolve the crystals until the water turns purple. ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं, ये वाटर को पर्पल कलर में टर्न कर देंगे. तो आपको तब तक ये क्रिस्टल्स डिसॉल्व करने हैं जब तक वाटर पर्पल कलर का नहीं हो जाए. एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐड 10 milliliters of water from this purple solution to another water beaker of 90 ml. आपके पास ये पर्पल कलर का सोल्यूशन तो था ही. अब आपको एक और वाटर बीकर लेना है जिसमें 90 milliliters वाटर ऑलरेडी है, एंड 10 milliliters वाटर आप इस पर्पल सोल्यूशन में से एक सेकेंड बीकर में डाल दीजिए जिसके अंदर 90 milliliters का वाटर है. एंड नाउ कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेप फॉर 4 to 5 times. तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा. You will see that even though we are diluting the solution, even though हम बार बार 10 ml water डाले जा रहे हैं, still the purple color still remains slightly. Like हमने first beaker से second beaker में 10 ml डाला, then second beaker से third में 10 ml डाला, and so on. But the purple color still remains slightly. हर एक beaker में हमें purple color तब भी देखने को मिल रहा है. Hence, we can have a conclusion over here कि even a very few crystals
of potassium permanganate can color a large volume of water. क्योंकि हमने बस 2 to 3 क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, जिससे वाटर इतना पर्पल कलर का हो गया, like a lot of पर्पल कलर. तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि even a very small amount of potassium permanganate can color a large volume of water. And इससे in turn हमें suggest होता है कि this suggests that even a few crystals of potassium permanganate have millions of very tiny particles in it. क्योंकि बस 2 to 3 crystals ने इतना वॉल्यूम ऑफ पानी कलर कर दिया था. तो आप इमेजिन करो, आप सोचो कि इन 2 to 3 crystals में कितने पार्टिकल्स होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के. एंड इनके अंदर मिलियंस ऑफ particles होते हैं which are very small and very tiny in size. Thus, we can conclude that the particles of matter are extremely tiny and small, even a lot more smaller than the pixels on your screen. आपकी जो स्क्रीन है, चाहे आप लैपटॉप पे देख रहे हो, आप चाहे ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हो, टैबलेट पे देख रहे हो, किसी पे भी देख रहे हो, उसके पिक्सल्स से ज़्यादा स्मॉलर हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कैन यू इमेजिन? हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है इसका साइज. नाउ व्हाट इफ वी टेल यू कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. वुड यू बिलीव इट? इन द सेंस कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं. वेल, इसके बारे में अब और जानते हैं. तो क्या आपने कभी लाइटेंड इंसेंस स्टिक्स देखी हैं, जिनको हम अगरबत्तियाँ भी कहते हैं? क्या आपने कभी कोई जलती हुई अगरबत्ती को देखा है? कैसे उसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. इन अदर वर्ड्स कि लाइटेंड इंसेंस स्टिक्स की हाउ द स्मेल इज स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, राइट? तो उनकी जो भी स्मेल है अगरबत्तियों की, वो पूरे रूम में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है जब हम उनको हीट करके लाइटेंड कर देते हैं. एंड सिमिलरली, यूजिंग अ रूम फ्रेशनर स्प्रे, हाउ इट्स स्मेल इज स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. जब भी हम रूम फ्रेशनर स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसकी भी स्मेल कैसे धीरे धीरे अपने आप ही पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? वेल, इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप रूम फ्रेशनर स्प्रे का एग्जांपल लो, तो जहाँ आपने स्प्रे किया है उस पॉइंट से लेके बाकी रूम के कॉर्नर्स के पॉइंट तक ये सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. Hence, particles of matter move from one place to other. तो वो movement indicate करते हैं. और ये जो particles of matter होते हैं, इनके पास एक energy होती है, और they possess a energy which is called kinetic energy. अब kinetic energy is nothing but energy which is possessed by a moving object. कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. We can say that. Hence, हीट और काइनेटिक एनर्जी में भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है कि with increase in temperature, the particles of matter move faster. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल मूव फास्टर, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, उनका जो मूवमेंट है वो बढ़ते जाएगा. मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि मूवमेंट की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है किसी के पास. लाइक अगर आपने एक बॉल थ्रो करी तो वो बॉल मूव कर रही है थ्रू द एयर, तो उस मूविंग बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो मूव कर रही है.
तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी फास्टर मूव करते हैं। बट समटाइम्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑल्सो इंटरमिक्स विद ईच अदर। इसकी एग्जाम्पल्स आपने कभी देखी हैं कि दो अलग तरह के पार्टिकल्स हैं बट दे आर इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर। खैर इसका तो एक एग्जाम्पल यही है कि हमने जो अपनी फर्स्ट एक्टिविटी में किया था, पर चलो इसके बाकी एग्जाम्पल्स भी देख ही लेते हैं। द टी इन द टी बैग इन अ कप ऑफ हॉट वाटर विल बी मिक्सड विद द हॉट वाटर टू मेक टी। जो टी होती है एक टी बैग में, अगर आप उसको एक हॉट वाटर के कप में डिप कर दो तो जो टी है ना टी बैग में, वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होके उस पूरे हॉट वाटर में मिक्स हो जाएगी टू मेक टी, एंड वो एवेंचुअली टी बन जाएगी। सिमिलरली sugar or salt mixes in water without even the need of stirring the solution. That is कि अगर आप शुगर या सॉल्ट को वाटर में डाल दो फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप उसको स्टिर भी ना करो ना, अगर आप उसको मिलाओ भी नहीं, तब भी वो धीरे धीरे स्प्रेड होते चले जाएगा पूरे वाटर में। एंड क्योंकि फिर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स एक साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन की अगर आपको डेफिनेशन जानी है तो डेफिनेशन से पहले आप ये और देख लीजिए कि इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि द टी बैग के अंदर जो टी होती है इन अ कप ऑफ हॉट वाटर विल बी डिफ्यूज्ड विद द hot water to make tea। और सेकेंड एग्जाम्पल में sugar और salt diffuses in water without even the need of stirring the solution। तो यहाँ पे diffused और diffuses diffusion के बारे में ही बता रहा है, which means, चलिए देखते हैं what does it mean। diffusion की definition है spreading out in or intermixing of certain substance with another substance on its own without the help of any external force। अपने आप ही कोई दो चीज़ों का इंटरमिक्स होना या फिर किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर स्प्रेड होना, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। दैट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस और द स्प्रेडिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन की एक और डेफिनेशन आ जाती है जो थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं, बट इसकी डेफिनेशन पढ़ने में क्या जा रहा है। डिफ्यूजन ऑल्सो मीन्स द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ अ सब्सटेंस। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें कि रूम फ्रेशनर का स्प्रे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने किसी एक कॉर्नर में से किसी एक रूम के कॉर्नर में आपने रूम फ्रेशनर स्प्रे को यूज़ किया एंड आपने उसकी फ्रैग्रेंस को स्प्रेड करना चाहा, तो वो धीरे धीरे बाकी के एयर में भी डिफ्यूज़ होते जाएंगे उसके पार्टिकल्स। लेकिन जहाँ आपने स्प्रे किया है वहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है उस पार्टिकल्स के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा फ्रैग्रेंस या रूम फ्रेशनर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन बाकी जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन है, क्योंकि वहाँ पे लेस पार्टिकल्स ऑफ रूम फ्रेशनर अवेलेबल हैं। तो हेंस द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मैटर फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे, क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में एंटर कर रहे हैं पार्टिकल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि द स्प्रेडिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इनटू द बीकर ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिफ्यूजन। वही कि आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं। तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में थे उसकी क्रिस्टल्स फॉर्म में, लेकिन जब हमने उसको वाटर के साथ इंटरमिक्स किया तो वो जो बाकी का वाटर रीजन था वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन था।
तो धीरे धीरे हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन्स में वो पार्टिकल्स एंटर करते चले गए एंड हेंस डिफ्यूजन अकर्ड. वही वाला एग्जाम्पल कि यूजिंग अ रूम फ्रेशनर स्प्रे इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. उसके पार्टिकल्स को जो स्प्रेड होता है उसके एग्जाम्पल को भी हम डिफ्यूजन कह सकते हैं. एंड हमने ये रिलेशन तो देखा ही था कि हीट अगर इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल मूव फास्टर. तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर हम बढ़ा दें तो क्या डिफ्यूजन भी फास्टर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. तो अगर आप कहीं पे भी हीट को बढ़ा देते हो या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, देन द डिफ्यूजन विल ऑल्सो बिकम फास्टर. नाउ एक टाइप ऑफ मोशन पे आते हैं, ब्राउनियन मोशन. अब आप सोचोगे कि ब्राउनियन मोशन क्या है? वेल, बहुत सिंपल है. ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम मोशन of the particles of matter in different directions, suspended in fluids like liquids and gases. अब इसकी देखो डेफिनेशन जो होती है साइंस में, उनको बहुत मतलब तोड़ मरोड़ के और प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में लिखा जाता है. लेकिन समझने के लिए हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं है, बस रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है जो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है. एंड वो ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में रैंडमली मूव क्यों कर रहा है? बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन फ्लूइड्स. अब फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स इज एनीथिंग और एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, सच एज लिक्विड्स और गैसेस. तो अगर हम कुछ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को लिक्विड्स या गैसेस के अंदर सस्पेंड कर दें या फिर डाल दें, तो उनका जो रैंडम मूवमेंट होते रहता है, their random motion of the particles is called Brownian motion. अब ये जो particles of matter है, they possess kinetic energy. तो because they possess kinetic energy, these particles move very fast and eventually they collide with the particles of other substance. And वो other substance क्या है? जो भी फ्लूइड है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है या फिर कोई गैस है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये उन फ्लूइड के पार्टिकल्स के साथ टकरा के कोलाइड करके ये लोग फास्टर मूव करते हैं. एंड उनके कोलिजन्स की वजह से उनके साथ कोलाइड करके हेंस दे हैव अ रैंडम मूवमेंट. क्यों? क्योंकि वो बाकी फ्लूइड के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं एंड उनको हिट करके रैंडम मोशन में हर जगह बाउंस हो रहे हैं. एंड हेंस दिस इज ब्राउनियन मोशन. अब हमारे पार्टिकल्स से रिलेटेड के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सुना लग रहा होगा एंड सुना है भी, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. नाउ दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर. ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, इनके पास एक सर्टेन फोर्स होता है जो इनके पार्टिकल्स को एक साथ रखता है, टुगेदर रखता है. इसलिए आपने देखा होगा कि सॉलिड्स बहुत रिजिड एंड टाइट होते हैं एंड लिक्विड्स ऑल्दो फ्लो करते हैं, बट लिक्विड्स भी आपको इजीली विजिबल होते हैं. एंड गैस हमें यूजुअली नॉर्मली विजिबल नहीं होती, बट इन सर्टेन फॉर्म विजिबल होती है. तो इन सारे सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को एक साथ रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पास. Hence, this force keeps the particles of matter together. However, the strength
of this force of attraction differs with different matter and different substances. यही वाली बात कि जो force of attraction होता है ना, वो different होता है हर एक substance के लिए. कुछ substance में force of attraction बहुत strong होता है, इसलिए वो object बहुत strong, tough and rigid होती है. But on the other hand, force of attraction of other things या other substances is very weak. इसलिए आप उनको easily break कर सकते हो, इसलिए वो थोड़े से brittle भी होते हैं. And मतलब hammer से अगर आप उनको hit करोगे तो they will easily break. तो यहाँ पे एक example देखते हैं. हाँ अरे वाह, hammer का नाम लिया और hammer हाजिर. hammer की उम्र 100 साल है. Anyways, hitting the following things will hammer will, खैर यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है, कोई बात समझ नहीं आई यार. हमें अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, उसकी सैलरी कट करनी चाहिए. एनीवेज, हाँ, तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर आप चौक को हैमर से हिट करोगे तो ये जो चौक है, क्योंकि चौक ब्रिटल होती है, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ पाउडर्ड फॉर्म अगर आप उसको हैमर से हिट करते रहोगे. लेकिन अगर आप किसी आयरन नेल को हैमर से हिट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या होगा, उस पर एक आधे डेंट्स आ जाएंगे, बट या फिर उसकी हल्की सी शेप चेंज हो जाएगी, बट इट वोंट ब्रेक वेरी इजीली. तो इससे हमें पता चलता है कि जो चौक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है, बट ऑन दी अदर हैंड जो आयरन नेल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है. इसकी वजह से आयरन नेल्स जो है वो ब्रिटल नहीं है, वो टफ है, रिजिड है, एंड उसके पार्टिकल्स इजीली ब्रेक अवे नहीं हो पा रहे हैं. बट ऑन दी अदर हैंड चौक के पार्टिकल्स इजीली ब्रेक अवे हो रहे हैं एंड छोटे छोटे पीसेस में वो हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं. तो स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, एज वी नो, which are solids, liquids and gases. Solids होते हैं जो बहुत rigid होते हैं, and liquid होते हैं जो flow करते हैं but they don't have a definite shape. And gases तो होती हैं कि which do not even have a definite shape or volume. वो basically like gases हर जगह फैली होती हैं. Like for example, there are a lot of gases in our own atmosphere. तो हमारे सबसे पहले फॉर्म पे आते हैं विच इज सॉलिड्स. अब एज डिस्कस्ड, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. उनकी जो वॉल्यूम और शेप होती है ना, वो फिक्स्ड होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक आइस क्यूब है या फिर एक स्टोन है, तो आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते विदाउट ब्रेकिंग इट. क्योंकि ब्रेक करने से तो आप उसको एक अलग ही एंटिटी बना रहे हो, एक अलग ही और स्मॉलर स्टोन बना रहे हो एंड ऑल. एंड सॉलिड्स आर ऑल्सो नॉट कंप्रेसिबल. अब कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है? वेल, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते. You cannot compress solids. That is, आप उनके मॉलिक्यूल्स को और पास नहीं ला सकते बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने टाइटली पैक्ड हैं. Hence, they cannot be much more closer to each other. And then, solids remain in their own shape even in a container. अगर आप solids को एक कंटेनर में डालोगे ना, तब भी सॉलिड्स अपनी ही शेप में रहेंगे बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग दिस वे. एंड लास्टली, सॉलिड्स का ये है कि सॉलिड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे टाइटली पैक्ड हैं एंड एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं. So see, we have this. Molecules of solids are
closely packed due to strong force of attraction, making them rigid and being in a fixed shape. अब solids के कुछ हम examples भी देख लेते हैं, which are stones, salt, plastic, paper, wood. ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास अवेलेबल होती है, ये सब के सब solids हैं. Liquids. Now liquids do not have a fixed shape, but they have a fixed volume. That is, आप liquids की shape को तो change कर सकते हो by putting them in other containers and all. लेकिन आप उसकी volume को change नहीं कर सकते. That is, you cannot change the amount of space it requires. क्योंकि वो liquids expand नहीं कर सकते खुद के volume को. That is the case. And although liquids को थोड़ा सा compress किया जा सकता है, but they are not easily compressible. उसके लिए आपको बहुत high amount of pressure and all चाहिए. And then liquids take the shape of their container. ये बहुत important है. हम किसी भी liquid को जिस container में डालेंगे, liquids उसी की shape ले लेगा या फिर possess कर लेगा. That is, liquids will possess the shape of their container. Like for example, अगर हम water को एक glass bottle में रखें तो वो glass bottle की shape acquire करेगा. Whereas अगर हम उस same water को एक rectangular glass box में डाल दें तो glass box की shape को possess कर लेगा. तो this is the case कि liquids generally take the shape of the container. Then we have the last one कि liquids have a weaker force of attraction than solids. इसमें जो liquids के molecules हैं उनके बीच में एक weaker force of attraction है. That is क्योंकि उनका force of attraction इतना strong नहीं है, इसलिए उसकी molecules थोड़ी सी हल्के से एक दूसरे से दूर है. As you can see in the diagram, then their molecules are a bit far away from each other. So see, molecules of liquids are loosely packed due to weaker force of attraction, yet close to each other, as they are not completely free to randomly move. अब liquids के भी कुछ liquids के भी कुछ examples देख लेते हैं. Liquids का पहला example है water, then blood, milk, vinegar and petrol. ये सारे liquids के examples हैं. And then finally we have gases. Now gases do not have a fixed shape, they do not have a fixed volume. आप कहोगे कि fixed shape तो समझ में आता है, लेकिन fixed volume किस चीज़ की नहीं होती? Well, fixed volume उन चीज़ों की नहीं होती which can expand, जो अपने size को या फिर जो जितनी space occupy करते हैं उस area को expand कर लेते हैं. तो for example, अगर आप एक गैस को एक छोटे से कंटेनर में डालो तो the gas will expand to the limits of that small container. लेकिन अगर आप उतनी अमाउंट ऑफ गैस को एक बिगर कंटेनर में डालो तो जो गैस है वो अपनी वॉल्यूम को तो इंक्रीज कर ही लेगा एंड इट विल एक्सपैंड टू टिल द लिमिट्स ऑफ द बिगर कंटेनर. तो हेंस गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज इट कैन चेंज बोथ ऑफ देम वेरी इजीली. एंड गैसेस की ये एक बहुत बड़ी और गैसेस की ये बहुत important प्रॉपर्टी है कि गैसेस आर easily compressible. They take the shape and volume of their container. And lastly, very weak forces of attraction are there between the molecules of the gases. That is, जो gases के molecules होते हैं उनके बीच में
बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो बहुत स्प्रेड आउट होते हैं एंड दे गॉट इट, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्प्रेड आउट होते हैं एंड दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल, एंड इसी की वजह से दे कैन चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम. So molecules of gases are widely separated due to very weak force of attraction, not at all packed, making them completely free to randomly move. तो जो हमने gases की property describe करी थी, compressibility, तो इसका एक बार हम एक example देख लेते हैं. तो a good property of gases is that they are easily compressible. हम gases को easily compress कर सकते हैं. And how will we do that? For example, we have pulled up some air in the syringe, and then हमने इस syringe की जो nozzle है उसको block कर दिया. So when the piston जो handle होता है syringe का, so when the piston is pulled up, the gas is taken in the syringe. After blocking the nozzle, we see that the gas molecules are widely separated. तो हमें यहाँ पे observe हो रहा है कि जो gas के जो molecules हैं, they are widely separated. But now, when this piston is pushed down, the molecules of gas come very close to each other, and they come so close to each other until they cannot get more compressed. तो basically gases के जो molecules हैं वो वैसे तो spread होते हैं, लेकिन अगर हम उनको compress कर देते हैं, अगर जिस space में वो हैं हम उस space की volume कम कर दें, तो ये जो gases हैं इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे until they cannot be more compressed. तो ये सॉलिड्स की तरह ही एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ले लेंगे, despite even that it is a gas. Hence, a good property of gases is that gases are easily compressible. Now, large volumes of gas can be stored and transported easily after compressing the gas in a small tank or cylinder. अब आप सोच रहे होगे कि compressibility of gases का फ़ायदा क्या है? तो यही उसका फ़ायदा है कि the large volumes of gas can easily be stored and transported. जो gases की large volumes होती हैं, हम एक ही कंटेनर या एक ही टैंक में large volumes of gases को fill करके compress करके हम लोग एक ही कंटेनर या टैंक में उसको स्टोर या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं easily. This makes gases space efficient, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस में large volumes of gases हम लोग स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो कुछ कंप्रेस्ड गैसेस की जो लाइक लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस जिनको आपने छोटे से कंटेनर में कंप्रेस करके डाल दिया है या फिर छोटे से टैंक में कंप्रेस करके डाल दिया है. तो अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच कंप्रेस्ड गैसेस आर ऑक्सीजन सिलेंडर, जो आपको लाइक ओरिजिनली आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेंगे. Then we have LPG gas cylinders, which is liquefied petroleum gas, and then we have CNG, that is compressed natural gas. तो and other examples of gases, compressibility खत्म हो गया, ये बाकी के examples हैं. Other examples of gases are oxygen, methane, hydrogen, nitrogen and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड तो सबने नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा. एनीवेज, गैसेस की एक और
प्रॉपर्टी है कि डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस as the intermolecular spaces is more and the molecules are faster and more free to move randomly, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है एंड क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइडली स्प्रेड हैं एंड यू नो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. दिस मेक्स गैसेस द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ डिफ्यूजन. That is कि diffusion is fastest in gases. Now हमारे next topic पे आते हैं which is change in state of matter. अब change in state of matter क्या है? Well, change in state of matter तो खैर सबको ही पता होगा कि हम one state of matter को दूसरे state of matter में convert कैसे करें. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर दो तरीके से हो जाते हैं, दो तरीकों से होते हैं. कट इट. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर टू वेज में होते हैं या फिर दो तरीकों से होते हैं. दैट इज पहला है चेंज इन टेम्परेचर एंड दूसरा है चेंज इन प्रेशर. तो इसको थोड़ा डिटेल में क्विकली ब्रीफली समझ लेते हैं. To change in temperature. When we heat a solid substance like a water ice cube, it eventually gets converted into water, which is a liquid. ये तो हमें पता ही है. And when this water, which is a liquid, is heated, then this liquid gets converted into water vapor or steam, which is a gas. Hence हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि हीट करने की वजह से हम एक सॉलिड को लिक्विड में पहले ला पाए एंड देन फिर उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सके. तो हेंस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि when we heat a solid substance like a water ice cube, the molecular arrangement of solids will start vibrating and moving with a greater speed. They will start vibrating and moving with a greater speed as kinetic energy is supplied to them. हम क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहे हैं तो हीट करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इन मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो रही है एंड हेंस ये मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट करना और मूव करना स्टार्ट कर देंगे विद ग्रेटर स्पीड. एंड देन एवेंचुअली यहाँ पे हमें देखो ये रिलेशन भी मिलता है कि जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. दैट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर. तो हेंस जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी हम देंगे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को, दे विल स्टार्ट मूविंग एंड वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड. नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट्स द सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड. तो एवेंचुअली होगा क्या कि इनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि दिस काइनेटिक एनर्जी वुड ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वो जो सॉलिड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको लीव करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड हेंस ये जो पूरा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ये लिक्विड की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेकिंग द होल सब्सटेंस अ लिक्विड. एंड नाउ आइस क्यूब गेट्स मेल्टेड इनटू वाटर विच इज अ लिक्विड. तो हेंस लास्ट में यही होता है कि आइस क्यूब गेट्स मेल्टेड into water which is a liquid. तो a similar process takes place on heating water. अगर आप वाटर को हीट करते हो तो हमें बताया कि गैस बनती है. तो इसका एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं कि as you heat water जो लिक्विड्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, now molecules of liquids also start vibrating and moving with a greater speed as usual.
as kinetic energy is supplied to them. Similarly वाला जो पहले एग्जाम्पल था कि जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो hence they also start moving at very high speeds and with a greater speed, जिसकी वजह से वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं and thus they overcome the forces of attraction and convert into a gas. तो फाइनली ये जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है. So this is how we get gas from water vapor or steam. So hence we get water vapor or steam which is a gas. तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है which is latent heat. अब latent heat क्या होता है? Well, let's understand. हमें पता है कि when a solid melts into a liquid, still its immediate temperature remains the same. अगर आप एक solid को heat करोगे तो जैसे ही वो liquid बनेगा and then आप उसकी temperature को check करोगे तो दोनों का temperature almost same होगा. But then you must be wondering कि ये जो हम heat दे रहे हैं इस process में, तो फिर अगर दोनों का temperature same ही रहता है तो ये हीट कहाँ पे जाती है? तो इसका आंसर भी है. तो let's just figure it out. So yeah, where does this heat actually go? Well, यही हीट जो हम देते हैं एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए या फिर एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए, जहाँ पे ऑल्दो टेम्परेचर तो सेम रहता है बट स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, तो इस हीट को हम लैटेंट हीट कहते हैं. एंड द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन, तो इसको हम हिडन हीट भी कह सकते हैं कि जो हीट हम दे तो रहे हैं लेकिन ये हमें फील नहीं हो रही है बिकॉज द टेम्परेचर इज द सेम. So basically latent heat is nothing but the amount of heat that is used up in overcoming the forces of attraction to convert the substance into the next state. अब latent heat कुछ नहीं है but amount of heat है that is used up in overcoming the forces of attraction and that is used up in converting the substance into a next state. For example, ice cube को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगी है उसको हम लैटेंट हीट कहते हैं, जो ऑल्दो उस स्टेट ऑफ मैटर के टेम्परेचर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा बट क्योंकि वो चेंज हो रहा है इसलिए लैटेंट हीट इज प्रेजेंट. तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम एज द हीट प्रोवाइडेड becomes latent heat, जैसे अभी हमने डिस्कस करा. And now similarly now when a liquid is vaporized into a gas, the temperature remains same as the heat provided becomes latent heat. यहाँ पे भी latent heat ही होती है, इससे दोनों का टेम्परेचर तो सेम रहता है लेकिन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आ जाए. नाउ हमारा एक और कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. लेट्स चेक इट आउट. द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस melts and changes from a solid to a liquid is known as the melting point of that substance. Whereas the temperature at which a substance melts and changes from a liquid to a gas is known as the boiling point of the substance. तो melting point basically हो गया the temperature of a substance at which it converts from solid to liquid, and boiling point हो गया the temperature of the substance at which it converts from liquid to a gas. तो हमारा टोटल डायग्राम ये बनता है. अगर आप सॉलिड को हीट करोगे
तो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो लिक्विड वेपोराइज होके वेपोराइजेशन से गुजर के गैस बनेगा। एंड अगर आप गैस को कूल करते हो तो कंडेंसेशन होगा एंड गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड को अगर आप कूल करोगे तो फ्रीज होगा एंड ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे एक थर्ड रिलेशन भी देख रहे होगे कि सॉलिड टू लिक्विड टू गैस तो ठीक है, अब सॉलिड और गैस का डायरेक्ट कनेक्शन का क्या चक्कर है? वेल, यही चक्कर है कि सॉलिड को डायरेक्टली भी गैस में कन्वर्ट करा जा सकता है, बट नॉट ऑल सॉलिड्स। कुछ स्पेसिफिक सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड अगर हम उन सॉलिड्स को हीट करें तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड अगर हम उस गैस को कूल कर दें, बहुत कूल कर दें, तो वो एवेंचुअली डेपोजिट होके सॉलिड ही बन जाएगा। तो हेंस दिस इज और होल साइकिल। तो sublimation is the change in state of matter when a solid is directly changed into a gas, or when a solid directly changes into a gas without becoming a liquid. उस liquid state को पास ही नहीं करता बल्कि solid directly gas बन जाता है। इस प्रोसेस को हम sublimation कहते हैं। एंड sublimation की एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? सब्लिमेशन की एग्जांपल्स हैं कि व्हेन ड्राई आइस, जिसको हम फ्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में डायरेक्टली। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता एंड बस सब्लिमेट होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। एंड सिमिलरली नेप्थलीन बॉल्स डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं वेपर्स में विदाउट इवन गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। नाउ चेंज इन प्रेशर। अब देखते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैसे डिपेंड करता है चेंज इन प्रेशर पे। तो ये भी सिंपल ही है, डोंट टेक स्ट्रेस व्हेन वी आर हियर। एनीवेज, compressing gases can liquefy them and convert them into liquids. Thus, this is an example of change in state of matter by changing the pressure. अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर चेंज कर दें ना एंड उनको कंप्रेस कर दें तो वो गैसेस लिक्विफाई हो जाती है एंड देन दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। तो गाइस, अपने लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ एवेपोरेशन। अब आपको तो पता ही होगा एवेपोरेशन क्या होता है, 10-20 बार पढ़ रखा है हमेशा पहले से ही, लेकिन तब भी चलो इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें न्यूली इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, तो लेट्स चेक इट आउट। तो you probably know some examples when liquids become gases even when they do not reach the boiling point. यानी कि आपने एग्जाम्पल्स तो देखी होंगे जहाँ पे लिक्विड्स गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही, मतलब एक लोअर टेम्परेचर पे ही वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये लाइक इट्स अमेजिंग एंड इट्स अनबिलीवेबल कि वो बिना बॉइलिंग पॉइंट को टच करे भी गैस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड हेंस हाँ, यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल है वाटर साइकिल का, जब सी में से जो सी वाटर होता है दैट इवेपोरेट्स विदाउट इवन रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो सी में जो वाटर का टेम्परेचर होता है, ऑल्दो वो बॉइलिंग पॉइंट के बहुत नीचे होता है, लेकिन तब भी वो इवेपोरेट हो जाता है टू फॉर्म क्लाउड्स in the water cycle. And similarly, after washing wet clothes जो होते हैं हमारे, that dry up, जब हम उनको सुखा देते हैं, हम जब कपड़े धोने के बाद उनको सुखा देते हैं, so they dry up, वो dry हो जाते हैं। तो this happens as evaporation of water content in the clothes that take place. तो इन ये जो क्लोथ्स हैं इन सब में इवेपोरेशन ऑफ वाटर कंटेंट
जितना भी इनके अंदर वाटर कंटेंट है ना, ये सब एवेपोरेट हो जाता है। इसकी वजह से ये सारे क्लोथ्स ड्राई अप हो जाते हैं। तो अब बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे कैसे हो सकता है, राइट? तो यही बात है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है, बट एवेपोरेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेस में वेल बिलो बॉइलिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि लिक्विड्स का टेम्परेचर अब उनके बॉइलिंग पॉइंट तक ही हो। जैसे 100 सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेकिन बाकी लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, एंड डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होके ही गैस कन्वर्ट हो। वो एवेपोरेट होके बॉइलिंग पॉइंट की नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पे भी गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है। सो हाँ, ये एक और एग्जांपल है कि इवन इफ यू कीप अ ग्लास ऑफ वाटर विदाउट इवन हीटिंग इट एक्सपोज टू द एयर, इट विल एवेंचुअली एंड स्लोली एवेपोरेट। अगर आप एक पानी का ग्लास रख दोगे ना एज इट इज़, एंड बिना उसको हीट करे, आपको उसको हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड अगर आप थोड़ा वेट करोगे, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए वेट करोगे, तो आपको एवेंचुअली पता ऑब्जर्व होगा कि जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है एज द वाटर इज़ गेटिंग एवेपोरेटेड। तो ऑल्दो ये एवेपोरेशन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन बिना हीट किए भी इमेजिन कि वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो this process of a liquid changing into a gas below its actual boiling point is called evaporation। यानी कि अपने boiling point से नीचे अगर कोई liquid गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम evaporation कहते हैं। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है नहीं इसकी, लेकिन इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ये अब जो आ रहे हैं, जो अभी अभी इंट्रोड्यूस करा है एप्लीकेशंस एंड फैक्टर्स जो एवेपोरेशन को स्पीड अप करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हमारे पास है कूलिंग बाय एवेपोरेशन। तो डिड यू नो कि एवेपोरेशन कैन कॉज कूलिंग? मतलब एवेपोरेशन आसपास की चीज़ों को ठंडा कर सकता है। हाउ? लेट्स सी। ड्यूरिंग एवेपोरेशन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स absorb the heat energy from their surroundings to change into a gas। evaporation के टाइम पे ना जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स से, जहाँ पे वो हैं प्रेजेंट हैं, जैसे चाहे वो सरफेस हो गया कोई, या चाहे वो कोई एरिया हो गया, तो उस आसपास की सराउंडिंग्स में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिस लैटेंट हीट के फॉर्म में, टू चेंज इनटू अ गैस। नाउ this although changes the liquid into a gas, but decreases the temperature of the surroundings, making them cooler by taking their heat। तो वही है कि यहाँ पे आसपास की सराउंडिंग्स से हीट ले लेते हैं, तो इसलिए उनकी उन आसपास की सराउंडिंग्स में डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। तो दिस causes cooling due to evaporation। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हैं कि कूलिंग ऑफ पाम आफ्टर अप्लाइंग ए स्टोन। ए स्टोन एक काइंड ऑफ केमिकल होता है जो आपने नेल पॉलिश रिमूवर में देखा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ए स्टोन अपने हाथ पे अप्लाई करोगे, अपने पाम पे अप्लाई करोगे, एंड देन इफ़ यू वेट फॉर सम टाइम, तो आपको एकदम से लगेगा कि थोड़ी देर बाद आपका हैंड जो है वो कूल हो गया है, मतलब आपका हाथ थोड़ा ठंडा ठंडा फीलिंग देगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ए स्टोन जो था वो इवेपोरेट हो गया आपकी हाथ से हीट एनर्जी लेके, कॉजिंग योर हैंड टू बिकम कूलर। एंड पूरा हैंड बल्कि ठंडा नहीं होगा, बट जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है, जो पूरा सरफेस था ए स्टोन के लिक्विड का, दैट पोर्शन विल बिकम कूलर। एंड सिमिलरली कूलिंग ऑफ अर्दन पॉट फिल्ड विद वाटर, ये हमें समर्स में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, कि जिसको हम मटके का पानी बोलते हैं जनरली। तो अगर हम एक अर्दन पॉट में या फिर एक मटके में पानी भर के रख दें, तो
वो पानी कूल क्यों रहता है? इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे हो सकती है कि जो अर्दन पॉट्स होते हैं, जो मटकेज होते हैं, उनके जो पूरा सरफेस होता है, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत टाइनी माइन्यूट पोर्स होते हैं, लाइक टाइनी स्पेसेस होती हैं जिसके थ्रू बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हल्के से सीप हो जाता है आउटसाइड की तरफ, लाइक थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है उसके सरफेस पे, क्योंकि उसमें बहुत टाइनी होल्स होते हैं. एंड अब जब ये वाटर जो बाहर की सरफेस पे थोड़ा प्रेजेंट हो गया, एंड जब ये वाटर इवेपोरेट होता है, it takes the heat of the earthen pot with it and causes cooling of the earthen pot. and जब earthen pot या मटका कूल हो जाता है तो वो अपने अंदर के वाटर को भी कूल कर देता है. तो this is how it works. And similarly the last example is कि cooling of our body due to sweat or perspiration. तो जो sweat होता है, it does nothing but keep our body cool. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो गई तो हमें स्वेट आता है, ये हमने सब ने ऑब्जर्व करा ही है ऑब्वियसली. तो क्योंकि ये स्वेट आता है, देन इट इवेपोरेट्स एंड टेक्स ऑल द हीट फ्रॉम आवर बॉडी ड्यूरिंग दैट इवेपोरेशन. एंड गाइज रिमेंबर कि ये जो हीट एब्जॉर्ब करता है ना, ये लैटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है. लाइक ऐसे नहीं होता कि वो हीट एब्जॉर्ब करके गैस बन जाएगा जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. ये लैटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, ड्यू टू विच इट कन्वर्ट्स इनटू अ गैस, बट उसका टेम्परेचर सिमिलर ही होगा. मतलब इसके इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा, बट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होगा. तो यप, दीज वर द एग्जाम्पल्स. अब आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन. अब कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं. तो आइए उनको जानते हैं. दिस इज़ द लास्ट एप्लीकेशन या फिर फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कह सकते हैं. इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म है. तो लास्ट 5 मिनट की वीडियो बची है, तो लेट्स गो अहेड. सो देयर आर 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन. Number 1 is temperature. Number 2 is surface area. Number 3 is humidity. And number 4 is wind speed. तो ये चारों फैक्टर्स रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. एंड वन बाय वन क्विकली देख लेते हैं कि हाउ इट हैपन्स. तो टेम्परेचर. An increase in temperature will result in an increased rate of evaporation as more kinetic energy will be given to molecules due to heat. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे किसी लिक्विड का, दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अपने आप मिल रही है, क्योंकि हमने उसको हीट कर दिया या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया. तो क्योंकि उनको ऑलरेडी इस हीट की वजह से बहुत काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो ईजिली इवेपोरेट हो जाएंगे. So hence this will increase the rate of evaporation. Now surface area. An increase in surface area will result in an increased rate of evaporation as more exposure is available for evaporation. अब surface area क्या रोल प्ले करता है कि अगर आपने किसी सर्फेस में या फिर किसी एरिया पे आपने लिक्विड पोर किया हुआ है या फिर स्प्रेड है. नाउ अगर आप उस लिक्विड के कंटेनर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, जो एक्सपोज्ड टू एयर है, तो दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन एज मोर एक्सपोजर इज अवेलेबल. जो लिक्विड है, ज़्यादा पोर्शन ऑफ द लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर विच हेल्प्स इन मोर एवेपोरेशन. तो इसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड थर्ड इज ह्यूमिडिटी. एक बार ह्यूमिडिटी का रोल समझने से पहले जान लेते हैं ह्यूमिडिटी है क्या. अगर पता है तो अच्छी बात है, बट कोई नहीं, अगर पता नहीं है तो we'll repeat it here कि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. जितना वाटर वेपर आपके एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. एंड एयर कैनॉट
hold more than a certain amount of water vapor in the air at a given temperature. यानी कि फॉर एग्जांपल 20 सेल्सियस पे एयर जो है वो सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ह्यूमिडिटी को वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती. ये एयर की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एट अ गिवन टेम्परेचर लिमिटेड वाटर वेपर ही होल्ड कर सकती है. तो thus if there is less humidity then there will be an increased rate of evaporation. यानी कि अगर कम ह्यूमिडिटी है, कम वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, तो ज़्यादा जो गैस होगी वो वाटर की, दैट इज़ वाटर वेपर, तो ज़्यादा वाटर वेपर कन्वर्ट हो पाएगा इनटू द एयर एंड इससे इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. नाउ हमारा लास्ट है विंड स्पीड. An increase in wind speed will result in an increased rate of evaporation as the water vapor in the air will be taken away by the fast winds, decreasing humidity. अब ह्यूमिडिटी का तो हमने जाना ही था कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा वाटर वेपर एयर में जाते रहेगा. तो अब जब विंड स्पीड का रोल प्ले करने की बात आती है तो विंड स्पीड क्या करती है, जो विंड की जो स्पीड होती है वो क्या करती है, जितनी भी ह्यूमिडिटी है या फिर जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर में उसको फास्ट विंड्स की वजह से वो टेक अवे कर लेती है, इन द सेंस मूव कर देती है एक एरिया से. तो जैसे ड्यू टू हाई स्पीड विंड्स जो वाटर वेपर है वो स्लोली टेकन अवे हो जाता है बाय द फास्ट विंड्स. तो इससे क्या होता है, उस एरिया की जो ह्यूमिडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है एंड हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है. एंड गाइस मुबारक हो, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. अगर आपको किड्स कास्ट CBSE सिलेबस की और ऐसी वीडियोस चाहिए बाकी चैप्टर्स के लिए भी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक.